स्टूडेंट्स, हेलो हाय, क्या हाल है आपका। मैं आपका दोस्त भाई, आपका प्यारा सा टीचर और आपका प्यारा सा बॉस। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 39। आज हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जो क्योंकि ये है आपकी इकोनॉमिक्स बाय सूजन ग्रैंड का लास्ट चैप्टर। इसका नाम है, आपका प्यारा सा नाम है, अच्छा नहीं है, मुश्किल होगा लेकिन प्यारा सा नाम है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस। तो सबसे पहले आपका ये क्वेरी होगी कि करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस होता क्या है। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस होता है आपका, आपकी एक कंट्री का अकाउंट है जिसके आपका जो है, जिसके अंदर आपकी जो है पैसा बाहर की कंट्री से आ रहा है, जिसके अंदर आपकी जो है इनकम आ रही है, और जिससे आपका जो है एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जिससे आपके जो है एक्सपेंडिचर मेड बाय कंट्री, लाइक द इसका का असल मतलब होता है, ये होता है आपका कि इनकम रिसीव बाय द कंट्री एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंट्री इन इट्स डीलिंग्स विद अदर कंट्रीज। अब आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ, ये होता क्या है। ये होता है आपका कि ये आपका अदर कंट्रीज आपको पैसा भेज रही हैं, और आप पैसा लगा रहे हो अपने प्रोडक्ट्स पे अदर कंट्रीज को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। मतलब जब आप अदर कंट्रीज को प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिससे आपका पैसा कंट्री में आ रहा है क्योंकि वो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो पैसा आपका भी तो लग रहा है ना। उसमें खाली आपको पैसा थोड़ी आ रहा है, आपको पैसा लग रहा है और फिर आपको पैसा आ रहा है। आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर एक्सपोर्ट, उसमें आपका पैसा लग रहा है, फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट, उसकी वजह से आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस। अब इसके बाद आपका आ जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम ज्योग्राफी, बट फॉर्मूला सेम है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है आपका द रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो आपकी ट्रांजैक्शंस करती है कंट्री between other residents and the rest of country। मतलब कि जो लोग कंट्री में रह रहे हैं और जो बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्री है, जो बाकी कंट्री है। अगर आप इसे इजी वर्ड्स में कहना चाहो तो आप इसे कह सकते हो कि जो कंट्री में जो लोग हैं आपके, वो आपकी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, एक चीज ये हो गई। और दूसरी चीज ये होगी, जो वो लोग जो हैं वो आपकी ट्रांजेक्शन करेंगे। दूसरी चीज ये होगी कि आपका जो है, आप पैसा लगा रहे हो बाकी कंट्री से प्रोडक्ट्स लेने में, और आप उनको अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है और जो आपका पैसा आपका लग रहा है, मतलब इससे आप ज्योग्राफी में कहते हो कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, मतलब के सर्विसेज का भी, सर्विसेज होती है आपके इनविजिबल, ठीक है, तो सर्विसेज का भी और आपका गुड्स का भी, माइनस आपका जो है इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। तो जब आपकी दोनों चीजों के आपके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो उसका ये रिकॉर्ड होता है आपका। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक आपका रिकॉर्ड होता है कंट्री की ट्रांजैक्शंस का। बेशक वो लोग पैसे लगा रहे हैं, बेशक वो कंट्री आपका पैसा लगा रही है बाकी कंट्री से प्रोडक्ट्स खरीदने में, बेशक कंट्री पैसा लगा रही है प्रोडक्ट्स बनाने में बाकी कंट्रीज को प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, ये सारा आपका आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। ठीक है, देन आपका आ जाता है कि ये चीज अब सिंपल है कि ट्रेड इन गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। ट्रेड इन सर्विसेज क्या होगा, ट्रेड इन सर्विसेज आपका होगा वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड सर्विसेज। देन आपका आ जाता है इसमें कि two most of the important things, and that are trading goods and service deficit and trading goods and service surplus। तो ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट को पहले हम पढ़ लेते हैं। ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट होता है आपका जब आपका एक्सपेंडिचर of imported goods exceeds the revenue from exported goods। मतलब कि आप जितना पैसा
आप इम्पोर्ट्स इम्पोर्ट्स क्या होती हैं? आप इम्पोर्ट्स होती हैं, आप दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, उसमें आपका पैसा जा रहा है, तो आपका एक्सपेंडिचर लग रहा है, तो आपका वो एक्सपेंडिचर जो आप पैसा लगा रहे हो, आप समझो कि आप दूसरी कंट्री से आप ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, दूसरी कंट्री को आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, देन आप पैसा लेने से मतलब कि देन आप प्रोडक्ट्स बेचने से, आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने से। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है आपका ट्रेड इन गुड्स डेफिसिट। ट्रेड इन सर्विसेज डेफिसिट भी सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज है, बस इसमें फर्क क्या आ जाता है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ imported invisible services exceeds the revenue from exported invisible services। ठीक है, तो मतलब कि आपका इसमें ये है कि आप जितना पैसा सर्विस के ऊपर लगा रहे हो, मतलब आप जितना पैसा सर्विस के ऊपर लगा रहे हो, जितनी आपकी जो है आप बाहर से सर्विसेज खरीद रहे हो, वो आपकी ज्यादा हैं, वो आपकी बढ़ रही हैं, वो आपकी ज्यादा हैं उनसे जो जितना पैसा आपको मिल रहा है प्रोडक्ट्स बेचने से बाकी कंट्रीज को। ठीक है, देन आपका आ जाता है ट्रेड इन गुड सरप्लस। ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिट होगा। तो ये होता है आपका व्हेन द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्टेड गुड्स exceeds the expenditure of इम्पोर्टेड गुड्स। ठीक है, तो मतलब कि आप पैसा जितना आप कमा रहे हो बाकी प्रोडक्ट्स को, बाकी कंट्रीज को प्रोडक्ट्स बेचने से, वो आपका ज्यादा है, वो आपका बढ़ रहा है उससे जितना आप पैसा आप लगा रहे हो बाकी कंट्री से प्रोडक्ट्स खरीदने से। ठीक है, देन आपका आ जाता है कि आपका ट्रेड इन सर्विस सरप्लस क्या होता है? ट्रेड इन सर्विस सरप्लस आपका होता है जब आपका जो है आपका द रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्टेड इनविजिबल सर्विसेज एक्सीड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इंपोर्टेड इनविजिबल सर्विसेज। मतलब कि आपका जो है आप पैसा ज्यादा आपके पास आ रहा है क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स क्यों ज्यादा कर रहे हो। उसमें गुड्स में ये था कि आप जो है गुड्स आप मतलब के डेफिसिट में ये था कि गुड्स आप जो है ज्यादा आप उनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ज्यादा पैसा लगा रहे हो गुड्स खरीदने में बाकी कंट्री से। सरप्लस था कि आपको प्रोडक्ट्स बेचने से, आपको गुड्स बेचने से आपको ज्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन ये आपका सर्विस में आपका होता है कि आपकी सर्विस का डेफिसिट होगा कि आपका आप प्रोडक्ट्स जो है खरीदने में बाहर की कंट्री से ज्यादा पैसा लगा रहे हो देन मतलब के आप प्रोडक्ट्स बेचने से। और सरप्लस होगा आपका, सर्विस सरप्लस होगा आपका, आप जो है सर्विसेज बेच के आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो देन सर्विसेज बाकी कंट्री से खरीद के। ठीक है, देन ये आपकी हो गई। और ये आपका जरूर एक बार क्वेश्चन आता है पास पेपर में कि कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस जो आपसे पूछते हैं। देन आपका आ जाता है कि प्राइमरी इनकम क्या होती है? प्राइमरी इनकम आपकी होती है कि इनकम अर्न बाय पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कि पैसा जो लोग कमा रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, एंड इनकम दैट कम्स इनटू मतलब जो कंट्री के अंदर आ रही है और जो कंट्री से बाहर जा रही है एंड गोज आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो आपका आ जाता है कि इसके बाद सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम में आपका आ जाता है कि द ट्रांसफर्स ऑफ इनकम बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स ऑफ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसके ये होती हैं आपकी टू टाइप्स ऑफ इनकम। देन आपका ये आ जाता है कि प्राइमरी इनकम में आपके टू बेसिक कंपोनेंट्स एंड दैट आर कंपेंसेशन इनकम दैट इंक्लूड्स वेजेस जो वर्कर्स को मिलती हैं, सैलरीज जो लाइक जो मतलब कि इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं, जो आपका नॉलेज वाले वर्क कर रहे होते हैं, सैलरीज उनको मिलती हैं जो ज्यादा होती हैं। वेजेस आर्ली बेसिस पर होती हैं।
या वेजेस आपकी जो है आपकी वीकली बेसिस पर होती है आपकी वेजेस। देन आपका आ जाता है सैलरीज, आपको पर मंथ मिलती हैं, और वेजेस अगर कम होती हैं सैलरीज आपकी ज्यादा होती हैं। ठीक है, वेजेस आ जाते हैं, सैलरीज आ जाती हैं। देन इसके बाद आपका इसका आ जाता है इनकम अर्न बाय पीपल वर्किंग अब्रॉड, मतलब जो बाहर की कंट्री में पैसा कमा रहे हैं, माइनस मतलब कम, माइनस सप्राग माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन होम इकोनॉमी, जो बाहर के लोग अपनी इकोनॉमी में पैसा कमा रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी होती है प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और पेड अब्रॉड, मतलब के प्रॉफिट्स डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स हो गए जो आपका बिजनेस का पैसा आ रहा है, डिविडेंड्स हो गया आपको जो आप शेयर होल्डर्स को वापस पे करते हो, और आपका इंटरेस्ट होता है आपका, जैसे हम लोग इंटरेस्ट सूद जो हम लोग सेविंग्स में रख के बैंक में पैसा रख के खाते हैं, और जो हम लोग लोन्स लेते हैं उसके ऊपर जो हम लोग इंटरेस्ट भरते हैं। देन आपका आ जाता है तो इंटरेस्ट फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जितना इंटरेस्ट रिसीट्स हमारे पास बाहर से आ रही हैं, माइनस प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट पेड अब्रॉड, जितना हम इंटरेस्ट बाहर की कंट्रीज को दे रहे हैं। ठीक है, देन आपका आ जाता है इसमें आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपकी होती है शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड लोन्स। देन आपका आ जाता है सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम होती है नॉट इन रिटर्न ऑफ एनीथिंग एल्स, तो मतलब कि गवर्नमेंट एड, जैसे सब्सिडीज हो गई आपकी, जैसे पेंशन हो गई आपकी, जैसे आपके अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो गए आपके। देन आजकल मरियम नवाज ने, चीफ मिनिस्टर ने बड़ी स्कीम्स निकाली हुई है, लैपटॉप दे रही है, फिर उसके बाद बाइक्स दे रही हैं, रिक्शा दे रही हैं। देन तो ये होती हैं आपकी जो है आपका सेकेंडरी इनकम। देन आपका आ जाता है करंट अकाउंट बैलेंस, हमने डिस्कस कर लिया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है और करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट आपका होता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ डेबिट आइटम्स, मतलब जितना हम लोग पैसा निकाल रहे हैं बैंक से वो आपका एक्सीड कर रहा है वैल्यू ऑफ क्रेडिट आइटम, जितना हम लोग पैसा डाल रहे हैं बैंक में। तो अब ये आपका होल इकोनॉमी में नहीं होगा, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक में आता है, मतलब कि स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। तो सारी इकोनॉमी जो आपकी कंट्री है पैसा जितना डाल रही है बैंक में वो आपका कम है उससे जितना पैसा निकाल रही है। देन आपका आ जाता है कि आपकी जो है सरप्लस। अब क्या होता है? सरप्लस होता है कि पैसा डाल ज्यादा रही है अपने बैंक्स में और निकाल पैसा कम रही है गवर्नमेंट। ठीक है, अब आपका आ जाता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आपका चेंज कैसे होती हैं। सबसे पहले देयर आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दैट इंक्लूड्स के सबसे पहले एक्सचेंज रेट्स कम होंगे, एक्सपोर्ट प्राइसेस कम होंगी, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी। इंपोर्ट्स जो है आपकी वो आपकी कम हो जाएंगी, और जो है आपकी एक्सपोर्ट्स जो है क्योंकि उनकी प्राइसेस गिरी हैं तो एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। देन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी, दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स बट वी कैन कंसिडर देम सेम। आज आपकी क्वालिटी होती है आपके प्रोडक्ट्स की, लेकिन प्रोडक्टिविटी होती है आपके वर्कर्स की, कि वर्कर्स कितने प्रोडक्टिव हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो जब आपकी ये दोनों चीजें बढ़ेंगी आपकी जो है, अब ये एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी। देन आपका आ जाता है इन्फ्लेशन, जब आपकी बढ़ेगी क्योंकि हम लोग जब बाहर की कंट्री से खरीदेंगे तो हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जब उन्हीं प्राइसेस में मिलेंगे तो हम लोग इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग उधर से लेंगे तो इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, आपकी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इम्पोर्ट्स कम होंगी। देन आपका आ जाता है डोमेस्टिक जीडीपी और फॉरेन जीडीपी। डोमेस्टिक जीडीपी आपका इसमें आ जाता है कि सबसे पहले डोमेस्टिक जीडीपी होता है हम लोग यहाँ पे कितना पैसा कमाना है अपनी कंट्री में, जब वो ज्यादा बढ़ेगा आपकी जो है एक इम्पोर्ट जो है आपके ज्यादा बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट जो है आपके वो कम हो जाएंगी। और जो है आपका
कि अगर डोमेस्टिक फर्म्स की डिमांड बढ़ जाती है तो वो प्रोडक्ट्स वैसे ही नहीं एक्सपोर्ट करेंगी, तो एक्सपोर्ट्स आपके कम हो जाएंगी और इम्पोर्ट्स लेकिन आपके अनचेंज होंगी, क्योंकि फर्म जो हैं, पीपल जो है वो आपके उन्हीं फर्म से खरीद रहे हैं, डोमेस्टिक फर्म से। देन फॉरेन जीडीपी क्या होता है कि पीपल बाहर कितना पैसा कमा रहे हैं, अब्रॉड कितना पैसा कमा रहे हैं, जब वो बढ़ेगा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। देन आपका आ जाता है कि फाइनली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स कम होंगे। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन में आपका आ जाता है एम्बार्गोस, देन आपका आ जाता है टैरिफ्स, देन आपका आ जाता है कोटा। टैरिफ होता है आपका टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, देन आपका आ जाता है कोटा होता है लिमिट ऑन इम्पोर्ट्स कि आप इस लिमिट से ज्यादा नहीं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते। देन आपका आ जाता है एम्बार्गोस, आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बैन। तो जब ये आपकी कम हो जाएंगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट दोनों बढ़ जाएंगी। देन आपका आ जाता है कि हम लोग अब बताएंगे कि कॉजेस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। कॉजेस में आपका क्या आ जाता है, कॉजेस में आपका आ जाता है कि लो इनकम्स अब्रॉड, मतलब कि पीपल कम पैसा कमा रहे हैं बाहर और पीपल ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आपकी होम इकोनॉमी में, जिसके अपनी कंट्री में होम का मतलब होता है और होस्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री में। तो आपका जब ये जो है होगा, कम इनकम अब्रॉड ज्यादा इनकम होम इकोनॉमी में, तो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी मोर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। देन आपका आ जाता है कि ये होता है आपका साइक्लिकल डेफिसिट। देन आपका आ जाता है कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट क्या होता है। स्ट्रक्चरल डेफिसिट आपका होता है एक्सचेंज रेट्स आपके हाई हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस आपकी हाई हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी कम होंगी, इंपोर्ट प्राइसेस आपकी कम हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा होंगी। देन प्रॉब्लम्स हैं आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्म्स में। देन प्राइसेस आपकी ज्यादा हैं, कॉस्ट आपकी ज्यादा है प्रोडक्ट्स को बनाने में। देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपकी गलत हैं। देन आपका इसमें आपका आ जाता है कि ये आपकी तीन चीज हो गई, तो इसकी वजह से आपका होता है कॉज स्ट्रक्चरल डेफिसिट। देन स्ट्रक्चरल डेफिसिट के बाद आपका आ जाता है कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट के बाद आपका आ जाता है कि इसकी वजह से आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आपके अब कॉन्सिक्वेंसेस या आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। देन जब आपकी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी जो मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं, तो जब आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जब आपकी जो है वो आपकी ज्यादा हो जाएंगी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी दूसरी कंट्री में ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही हैं, तो वो करेंगे रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इकोनॉमिक टर्म्स बहुत जरूरी होती हैं, ये आप 8 मार्क आंसर्स में लिख दो, एग्जामिनर को बहुत पसंद आएंगे, वो मार्क्स अवार्ड करेगा। तो जब भी आपका वो एमएनसी रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स करेंगी, तो वो इसका मतलब होता है कि वो अपनी होम इकोनॉमी में पैसा वापस भेज रहे हैं। और जब वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरी कंट्री में पैसा कमा रहे हैं, वर्कर्स, वो जब आपका जो है अपनी वेजेस अपने रह लेते हैं उसको भेजेंगे इन होम इकोनॉमी, तो आपकी जो है मोर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम जो मैं बता चुका हूँ वो आपकी लीव करेगी देन एंटरिंग इट। देन आपका आ जाता है कि कंट्रीज लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, मतलब जितना उसे रहना चाहिए वो नहीं रह रही, उसका लॉस हो रहा है। तो आपका इसमें जो है, क्योंकि कंट्री कंज्यूम कर रही है ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से ज्यादा, मतलब कंट्री बनाने से ज्यादा प्रोडक्ट खा रही है। देन आपका आ जाता है कि आपका मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। देन आपका आ जाता है कि अगर हम लोग इसके ऊपर एक्सचेंज रेट के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर डालते हैं, एक्सचेंज रेट्स कम होंगे, आपके एक्सपोर्ट प्राइसेस गिरेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी और आपके इंपोर्ट्स गिरेंगी। देन आपका आ जाता है कि आपकी जब लैक ऑफ इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस आपका होता है हायर कॉस्ट की वजह से, पुअर क्वालिटी की वजह से, लैक ऑफ डिमांड की वजह से। देन कॉजेस ऑफ सरप्लस, इसमें आपका वो आ जाता है एक्सचेंज रेट्स। देन इसमें आपका आ जाता है क्वालिटी। देन इसमें आपका आ जाता है एक्सचेंज रेट्स हो गए, क्वालिटी हो गई। देन लोग जो हैं वो आपका बाहर कितना पैसा कमा रहे हैं,
इनकम्स अर्न बाय पीपल वर्किंग अब्रॉड। तो जब आपकी वो ज्यादा होंगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो है एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी। देन आपका आ जाता है कि एक्सचेंज रेट्स कम होंगे तो आपके जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। देन आपका आ जाता है क्वालिटी अच्छी होगी आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। देन आपका आ जाता है जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होंगी, प्राइसेस आपकी कम होंगी जिसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। देन इसमें बस आपकी यही फ्यू चीजें आ जाती हैं। आप पैसा, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स अदर इकोनॉमीज में ज्यादा कमा रहे हो देन अर्न बाय फॉरेनर्स एसेट्स। फॉरेनर्स के पास जो आपकी आइटम्स हैं, फॉरेनर्स के पास जितना पैसा है आप उससे ज्यादा पैसा बाकी इकोनॉमीज में कमा रहे हो। फॉरेनर्स के पास हमारी इकोनॉमी में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा पैसा उनके इकोनॉमीज में कमा रहे हो, आप इसे ये कंसिडर कर लो। देन आप ये कह सकते हो कि वर्कर जो हैं वो वेजेस जब वो बाहर कमाते हैं तो वो ज्यादा भेज रहे हैं अपने रिश्तेदारों को देन फॉरेनर जो बाहर ही रहते हैं और बाहर ही कमा रहे हैं। देन फॉरेनर सेंडिंग टू देयर रिलेटिव्स। देन एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड की वजह से आपका रियल जीडीपी बढ़ेगा, रियल जीडीपी की वजह से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो फिर आपकी पैसा आपका एंटर करेगा इकॉनमी देन लिविंग। देन कंज्यूमर्स कंट्री वेल जो है आपका प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स देन कंज्यूमिंग। देन आपका आ जाता है कि एप्रिसिएशन हो गया ऑफ एक्सचेंज रेट, डिमांड जो है वो एक्सीड करेगी आपकी सप्लाई। देन इसकी वजह से आपकी जो है डिमांड पर इन्फ्लेशन होगी। देन आप कह सकते हो कि आपका जो है इसे आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आप इम्पोज कर सकते हो इंपोर्ट। आप डेफिसिट्स को सॉल्व कैसे करोगे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आप इम्पोज कर सकते हो, सब्सिडाइज कर सकते हो आप एक्सपोर्ट्स। देन उसके बाद आप लोअर कर सकते हो स्पेंडिंग, इंक्रीज कर सकते हो आप इनकम टैक्स। देन आप ये कर सकते हो कि आप कंट्री का एक्सचेंज रेट रिड्यूस कर दो। देन आप जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन करो और फिक्स एक्सचेंज रेट आप बढ़ा दो। देन आपका आ जाता है कि आप ये कर सकते हो कि आपकी जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कम कर दो, सप्लाई साइड पॉलिसीज विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आप इंट्रोड्यूस कर दो। देश के तो आप इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस आप अवॉइड करो, रिटालिएशन मतलब कि आप इन्फ्लेशन अवॉइड करो, आप अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ती है उसकी वजह से, हाई इनकम टैक्स की वजह से, तो आप उससे अवॉइड करो। देन आप इंपोर्ट्स को परचेज ना करो, इंपोर्ट्स ना करो आप, तो उसकी वजह से आपके जो है एक्सपोर्ट्स बनेंगे। देन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ा दो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो डेफिसिट्स को सॉल्व करने के लिए। चलिए थैंक यू, ओके टाटा, गुड बाय, बाय बाय।